नमस्कार, मेरा नाम अंशुल जैन, डायरेक्टर प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप सबका इस लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सब जब इस लाइव वेबिनार में जुड़े हैं, आप सबका मकसद है एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना जिसके अंदर हम बरसों से इग्नोर किए जाने वाले, यानी कि कई सदियों से हम जो इसको इग्नोर करता रहे, ऐसा फसल का अवशेष कृषि अपशिष्ट, या हम इसको हिंदी में साधारण भाषा बोलते हैं पराली, उससे हम कैसे पैलेट बनाएंगे, कैसे हम सरकार को सप्लाई करेंगे, कैसे हम मार्केट में सप्लाई करेंगे, पैलेट क्या है, इसकी क्या विशेषता है, क्यों बायोमास से पैलेट अलग है। ऐसे कई विषय जो आपके मन के अंदर आते हैं पैलेट से रिलेटेड, उन सब के ऊपर लगभग आधा घंटा चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके प्रश्न को समाधान करेंगे। तो बड़े ध्यान से और गंभीरता सुनिए। दोस्तों, बायोमास, जी हाँ, हम अक्सर करके एक बड़ा भारी वर्ड इंग्लिश का सुनते हैं, बायोमास, BIOMASS, लेकिन इस अगर वर्ड का हिंदी में रूपांतर देखें तो इसका मतलब है अवशेष, वेस्टेज, कचरा। जी हाँ, वो हर कचरा जो कि जल सकता है और ऊष्मा दे सकता है, वो हमारे लिए बायोमास है। और खास करके आज इस पूरे सेगमेंट पे हम जिस बायोमास के बारे में बात करेंगे वो है जो कि हमारे खेतों के अंदर फसल को लेने के बाद में सड़ता है, जलता है, गलता है, क्योंकि हमारा किसान इन सब चीजों से अनभिज्ञ है। उसको पता नहीं है कि फसल के बाद भी जो बचा हुआ कचरा है, जिसको कि कई सारी व्यवस्थाओं की वजह से किसान जमीन पर छोड़ देता है, आग लगा देता है, जला देता है, सड़ा देता है, उसको पता नहीं है कि इसके अंदर एक एनर्जी का सोर्स है, एक बड़ा स्रोत है ये, जो कि एनर्जी से भरा हुआ है। तो ये सब विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वर्षों से अगर देखा जाए, फसल काटने के बाद में किसान का मेन मकसद होता है कि फसल को बेचा जाए, उससे कमाई की जाए। लेकिन किसी को पता नहीं था ये फसल का अवशेष, जिसको हम पराली बोलते हैं, मुख्यतः धान की पराली, सोयाबीन की पराली, सरसों की पराली और कॉटन यानी कपास की पराली और गन्ना पत्ती, ये सब पांचों चीजें जो है, इनके अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है कि ये वर्तमान में माइनिंग से, यानी खनन से जो कोयला आ रहा है, उससे भी लगभग 300 से 400 कैलोरी ऊष्मा दे सकते हैं। जी हाँ, माइनिंग से हमारा जो कोल आता है, उसकी जीसीबी जो होती है या कैलोरी वैल्यू जो होती है, जिसको हम ऊष्मांक बोलते हैं हिंदी में, वो होती है हमारे 2800 से 3000। और धान की पराली में जो जीसीबी होती है पैलेट बनने के बाद में, वो आती है 3200 से 3400। गन्ना पत्ती में आती है 3400। आपकी सोयाबीन, सरसों और आपकी कॉटन सीड यानी कि कपास के अंदर आती है 3500 से 3600, यानी कि लगभग 200 से लेकर 500-600 पॉइंट तक ज्यादा रहती है दोस्तों। और ये जो अवशेष था, इसके ऊपर किसान का इसलिए रुझान नहीं था क्योंकि किसान को मतलब होता था अपनी फसल से, उसको पता नहीं था कि क्या इसका होने वाला है। और आज भी पंजाब, हरियाणा, यूपी के अंदर 10 से 15% पराली सिर्फ जलने से बची है। इसके अलावा 85 से 88%, 90% तक की पराली आज भी जल रही है, क्योंकि किसान को इसका उपयोग पता नहीं है। और पता भी कैसे हो, किसान बेचारा बड़ा भोला, जिसको ये लगता है कि हम साल में 2 फसलें ले लें, 3 फसलें ले लें, उससे हम अपना घर चला पाए, कुछ थोड़ा सा बच्चों की शादी करते हैं, घर पाल पाए, और उसको पता नहीं है कि इन सबसे क्या होने वाला है। लेकिन आज से कई साल पहले, लगभग 3 से 4 साल पहले, जब पंजाब हरियाणा में पराली जलती थी, इससे जो धुआं होता था, उससे ना केवल पॉल्यूशन होता था, बल्कि हानिकारक गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल के अंदर आती थी। और मेन बात ये हुई कि जब हवा दिल्ली की तरफ होती थी, तो ये सारे जो हानिकारक गैसेस है, जो इसका धुआं है, वो सब दिल्ली में आता था। और आपने सुना होगा कि दिल्ली हर साल बारिश के आसपास एक गुबार बन जाता है, गैस का गुबार बन जाता है, जहां पर कि लगभग एक्यू इंडेक्स यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 को पार कर जाता है। और ऐसी हवा के अंदर दिल्ली के लोग एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार का रुझान किया कि क्यों ना इस पराली को, जो जल रही है, सड़ रही है, गल रही है, इसको हम यूज करें, किसी और चीज के लिए यूज करें। तो तब वहां पर जाकर के सरकार ने एनटीपीसी के साथ डिस्कस किया, सरकार ने जो सीएनजी वाले हैं उनसे डिस्कस किया, जो बड़ी बड़ी कंपनी से, और साथ साथ सरकार ने डिस्कस किया राज्यों के साथ में, और एक सॉल्यूशन निकल का आया, बल्कि 2 सॉल्यूशन निकल का है। ये जो पराली है, इसको सड़ाए, लेकिन सड़ाना किसके लिए है? हमको सड़ाना है सीएनजी बनाने के लिए। और इसको जलाएं कब? जलाना है लेकिन इसको पैलेट बनाने के बाद, यानी कि सड़ाना तो है, लेकिन इससे तब सड़ाएं जब से हमको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाना हो। और जलाए भी सही पराली को, लेकिन इस पराली को नहीं जलाना, पैलेट बनाकर जलाना है, एनटीपीसी के अंदर जलाना है, यानी कि थर्मल प्लांट के अंदर जलाना है। तो ये दोनों सिस्टम के निकल का है। और दोस्तों, इसके ऊपर पिछले 5 साल से काफी रुझान चल रहा है। बीच में कोविड की वजह से इस पर थोड़ा सा सरकार दाएं बाएं हुई, और वाकई में ऐसा पीरियड था जिसके अंदर जान बचाना इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके बाद सन 2021 से लेकर के 2025 तक इसके अंदर दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। सरकार का पोर्टल भी चला हुआ है, सरकार का समर्थ मिशन चला हुआ है, जो कि बायोमास से बने हुए पैलेट को भारत के अंदर बढ़ावा देने के लिए, थर्मल प्लांट के अंदर बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। उसी तरह से सतत मिशन जो है वो लगा हुआ है, लगातार गैस की उपलब्धि कैसे हो बायोमास से, इन सब के उपलब्ध लगा हुआ है। और दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि जितना बायोमास से बनके बायोमास पैलेट के अंदर
ऊष्मा होती है उतनी ही बायोमास से बनने वाले जो गैसेस है वो भी यील्ड ज्यादा है, यानी कि उसकी उत्पत्ति भी ज्यादा है। जैसे गोबर से हम सुनते थे गैस आती है, गोबर से जो गैस आती है 1.5% होती है, लेकिन बायोमास से जो गैस आती है वो 4.5% से लेकर के 6.5% गैस निकल कर आती है, यानी कि गैस भी ज्यादा निकल कर आती है, फर्मेंटेशन भी अच्छा होता है। बहरहाल आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो बायोमास के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाए तो यहां से उत्पत्ति हुई सन 2020 के अंदर, 21 के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार ने 50,000 टन पैलेट पूरे देश से इकट्ठा किया। उसके बाद 21 के अंदर सरकार ने 1 लाख टन पैलेट इकट्ठा किया। 22 के अंदर 3 लाख टन पैलेट इकट्ठा किया। 23 के अंदर, सन 2023 के अंदर लगभग 5 से 6 लाख टन पैलेट इकट्ठा हुआ पूरे देश से। और 2024-25 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें 18,56,000 टन पैलेट पूरे देश से इकट्ठा हुआ। अगर देखा जाए पिछले 5 साल के अंदर तो लगभग 30 लाख टन के आसपास का पैलेट इकट्ठा हुआ है, जबकि डिमांड बहुत बड़ी है। अगर डिमांड की मैं बात करूं तो आपके शायद पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। जो 30 लाख टन पैलेट हमने इकट्ठा किया हुआ है वो वर्तमान में देखा जाए तो 30 दिन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। वो कैसे हम समझते हैं, सरकार ने एक आंकड़ा रिलीज किया है कि इस वर्तमान में हमारे कोयले का जो उत्पादन है वो पिछले साल से 22% बढ़ा है। अगर पिछले साल देखा जाए 92 करोड़ टन के आसपास का पैलेट का कोयले का उत्पादन था खनन से, और इस साल जो डाटा निकल का है वो 114 करोड़ टन निकल का है, यानी कि 22 करोड़ टन के आसपास का इजाफा हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये 114 करोड़ टन जो कोयला निकला है खनन से, इसका 70% यानी कि 77 करोड़ टन कोयला हमारा जा रहा है थर्मल प्लांट को, यानी थर्मल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। इस तरह से अगर हम एवरेज निकाला जाए तो 70 करोड़ टन हमारा कोयला थर्मल प्लांट को जा रहा है। उन सब थर्मल प्लांट के अंदर जहां पर कि कोयले को जला करके इससे बनती है भाप, ऊष्मा क्रिएट होती है, उससे हम घुमाते हैं टरबाइन, टरबाइन से आती है पावर। यानी कि आपकी अगर पूरी देश की पावर जनरेशन को बात किया जाए, टोटल पावर जनरेशन को बात किया जाए, उसके अंदर 50% पावर जो बन रही है हमारी वो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से बन रही है। और इन सब थर्मल प्लांट के अंदर भी 70% जो लग रहा है वो कोयला लग रहा है, जो हमारा टोटल कोयला उत्पादन हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 70 करोड़ टन जो कोयला हमारे थर्मल प्लांट को जा रहा है, इसका 5% सरकार ने बोला है भैया हमको पैलेट के यूज में दे दो, यानी कि 70 करोड़ टन का 5% हो गया 3.5 करोड़ टन। और इस 3.5 करोड़ टन को हम डिवाइड करते हैं 350 दिन से दोस्तों, तो ये आता है लगभग 1 लाख टन पर डे। यानी कि अगर पूरे देश के अंदर कोयले के सामने पैलेट की रिक्वायरमेंट देखा जाए ओनली 5% के रूप में, तो ये आ रही है 1 लाख टन पर डे की आ रही है। जबकि आज तक हमको 2020 से लेकर के अभी तक जो डाटा मिला है वो है 30 लाख टन का, यानी कि 30 दिन का ही पैलेट हमको मिला है। आप समझ सकते हैं कि ये जर्नी कितनी लंबी होने वाली है, कितना बड़ा गैप है। और इस सब गैप को फिलिंग करने के लिए हम सबको ब्रिजिंग होना पड़ेगा, हम सबको एक सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। और पूरे सिस्टम को हम जब बात करते हैं दोस्तों, इस पूरे सिस्टम के अंदर आपको 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। पहला है माल की खरीदी यानी प्रोक्यूरमेंट, यानी कि कच्चे माल की खरीदी कैसे की जाए। दूसरा इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, यानी कि कच्चे माल से पैलेट कैसे बनाया जाए। और तीसरा उसको बेचा कहां जाए। तो तीनों फ्रंट पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसको खरीदना कहां है, कैसे खरीदना है और प्लांट कहां लगाना है। इंपॉर्टेंट बात यह कि कहां पर खरीदना है और प्लांट कहां लगाना है। तो दोस्तों नेचुरल सी बात है, बायोमास की हम जब बात करते हैं तो ये शहरों में तो मिलेगा नहीं, मिलता है गांव के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टम जो है बायोमास और बायोमास पैलेट का, यह शहर से गांव की तरफ चलने का है। इसमें वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल है जो गांव में जाकर यूनिट को एस्टेब्लिश कर सकता है। यह यूनिट गांव में एस्टेब्लिश हो सकती है क्योंकि बायोमास आपको गांव में मिलता है। दूसरा, कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यूनिट कहां लगाएं, जहां पर प्लांट लगा है वहां लगाएं या जहां पर बायोमास अवेलेबल है, यानी कि जहां बायोमास अवेलेबल है वहां लगाएं या जहां पर थर्मल प्लांट है उसके पास में लगाएं या जहां पर हमारा एंड मार्केट है वहां लगाया जाए। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अगर हम कंपेयर करें दिल्ली और अंबाला के बीच की बात कर लेते हैं। दिल्ली से अंबाला की जो किलोमीटर दूरी है वो 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली अंबाला की है। और दिल्ली के पास में जो पावर प्लांट है वो है दादरी का प्लांट है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम दिल्ली के पास में दादरी में प्लांट लगाएं या हम लगाएं प्लांट तो अंबाला में प्लांट लगाएं। तो दोनों विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन करते हैं कि अगर हम मान लीजिए अंबाला में प्लांट लगाते तो क्या होता। तो दोस्तों अगर हम अंबाला में प्लांट लगाते हैं तो अंबाला के आसपास राजपुरा, पटियाला, बस्सी पठाना, डेरा बस्सी, मोहाली, चंडीगढ़ और इस पूरी राजपुरा, इस पूरी बेल्ट के अंदर हमको काफी सारी पराली मिल सकती है। लगभग सोनीपत, पानीपत तक भी हमको पराली मिल सकती है। और यहां से पराली ला करके हम अगर पैलेट बनाते हैं और उस पैलेट को हम अगर दादरी के थर्मल प्लांट को देते हैं तो पैलेट बनाने के लिए हम जो गाड़ी यूज करेंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ी यूज करेंगे वो 14 चक्का गाड़ी आएगी। और 14 चक्का गाड़ी के अंदर दोस्तों हम 35 टन पैलेट भेज सकते हैं अंबाला से दादरी के अंदर। और उस 35 टन पैलेट की जो कीमत आएगी वो आएगी 80 पैसा किलो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी।
मसलन हमने अंबाला के आसपास पराली इकट्ठी की, हमने बायोमास इकट्ठा किया, उससे पैलेट बनाया और उस पैलेट को हम 300 किलोमीटर दूर दादरी में भेजते हैं, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन आता है 60 पैसे से लेकर 80 पैसा कर किलो का, क्योंकि पैलेट की होते हैं हैवी, डेंसिटी होती है हैवी, और एक 14 चक्का गाड़ी के अंदर 35 टन हमारा पैलेट आ जाता है। तो दोस्तों एक तो केस ये हुआ। दूसरा केस, अगर मान लीजिए हम दादरी में प्लांट लगाते हैं तो क्या होता, दादरी के आसपास आपको पता है बायोमास अवेलेबल नहीं है, ऐसे केसेस में हम बायोमास को बहुत दूर से ला रहे हैं, पहली चीज। तो अगर मान लीजिए हम अंबाला की साइड से हम मान लीजिए बायोमास ला रहे हैं उसी 14 चक्का गाड़ी के अंदर, तो जिस 14 चक्का गाड़ी के अंदर आपका 35 टन पैलेट आ रहा है दोस्तों, उस 14 चक्का गाड़ी के अंदर आपका जो पराली आएगी वो आएगी 6 से 7 टन, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन आपका पैलेट का 80 पैसा 60 पैसा था वो आपका हो जाएगा 3 से 4 रुपए प्रति किलो का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एकदम हो जाएगी ह्यूज। और आपकी बायोमास की जो कीमत है वो 1 से 1.5 रुपए के आसपास का है, यानी कि 1.5 रुपया प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन 3 साढ़े 3 रुपए, इस तरह से आपका बायोमास जो 1 से 1.5 रुपए में आपके पास पहुंचना चाहिए था वो पहुंचेगा 5 रुपए में, और इस तरह से हमारे बायोमास की रॉ मटेरियल कीमत ज्यादा हो जाएगी, और उसके बाद जो कन्वर्जन करने का चार्ज है 2 से 3 रुपया वो अलग ही है। इस तरह से अगर हम जहां पर पराली नहीं है, जहां पर बायोमास नहीं है, वहां प्लांट लगाते हैं तो ये सिस्टम फिजिबल नहीं है। प्लांट लगेंगे वहां बायोमास है जहां, मतलब गांव के अंदर बायोमास है तो प्लांट सिर्फ गांव में लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने शहर में प्लांट ठोक दिया और हम सोच रहे हैं कि बायोमास वहां से लेकर आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, कदापि पॉसिबल नहीं है। लेकिन शहर में प्लांट लगाने का सिस्टम अलग होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सिस्टम से समझ में आ गया दोस्तों कि अगर पराली से बेसिस पे प्लांट लगेंगे तो लगेंगे सिर्फ गांव के अंदर, क्योंकि गांव के अंदर ही आपका बायोमास हो सकता है, और वहां पर गांव में मौजूद जो बायोमास है इसको हमको पैलेट में कन्वर्ट करके एनटीपीसी थर्मल प्लांट जो कि हमारे 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर है उसको हम भेज सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी ना केवल आपको 1000 जीसीबी का 2 रुपए 32 पैसा देता है किलो का, यानी कि 3000 जीसीबी का 7 से 7.25 रुपए देता है। 4000 जीसीबी अगर आपके पैलेट के अंदर है तो आपको 9 से 9.25 रुपए देगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पैलेट की जीसीबी के अलावा, उसके रेट के अलावा एनटीपीसी आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देता है, जीएसटी एक्स्ट्रा देता है। इसका मतलब आपको ऐसा काम करना है कि पराली आपके पास में 30 से 40 पैसा के अंदर आपके पास लैंडेड पड़ जाए, लैंडेड मतलब आपके प्लांट पे आके पड़ जाए, और वहां से आप 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर कहीं भी अगर चाहें तो बायोमास पैलेट को बेच सकते हैं। ये सिस्टम अगर आपने किया तो वायबल होगा। दूसरा दोस्तों, एक हमने अभी बीच बीच में बात की कि भाई एक तो सिस्टम हो गया कि हम पराली जो है हमारे फसल का विशेष है उनको पैलेट में कन्वर्ट कर ले, तो हमने देखा कि एनटीपीसी आपको 3000 जीसीबी का 7.25 रुपए दे रहा है, 4000 जीसीबी का 9.25 रुपए दे रहा है, 9.5 रुपए तक दे रहा है। और इन सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रॉ मटेरियल क्या होगा वो है पराली। और पराली हमने बताया कि 5 तरह की है। धान की पराली जिसके अंदर 3200-3400 जीसीबी है, गन्ना पत्ती जिसके अंदर 3400 जीसीबी है, सोयाबीन, सरसों और कपास इन सब के अंदर 3500 से 3600 जीसीबी है। ये सबको अगर आप यूज करते हैं, उनसे पैलेट बनाते हैं, तो आपके एनटीपीसी में पैलेट बेचने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन सिर्फ एनटीपीसी एक फैक्टर नहीं है। एनटीपीसी कहता है कि भाई हम जीसीबी हो तो उसकी पेमेंट करेंगे, लेकिन वो क्या फैक्टर है जो उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट। तो एनटीपीसी कहता है कि मॉइस्चर कंटेंट होनी चाहिए आपकी 14% से कम, एश कंटेंट होनी चाहिए आपके 15 से 20%, तो जाके आपका पैलेट एक्सेप्टेबल होगा। सबसे पहले जब आपकी गाड़ी वहां अनलोडिंग होने के लिए जाएगी तो सबसे पहले मॉइस्चर का सैंपल लगेगा। मॉइस्चर अगर 14% से कम है या 14% है तभी आपका मटेरियल जो है एक्सेप्ट होगा। जीसीबी तो बाद में आएगी, और आपकी जीसीबी का टेस्ट होने के बाद में जीसीबी के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। जो भी जीसीबी होगी उसको 2 रुपए 32 पैसे से गुणा करके आपकी पेमेंट हो जाएगी। 25 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि जीसीबी तो इंपॉर्टेंट था, जीसीबी के साथ साथ एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट था, और इस तरह से एनटीपीसी एक सिस्टम ऐसा बन गया जिसके अंदर 3.5 करोड़ टन पैलेट की आवश्यकता हो सकती है आने वाले कुछ सालों के अंदर। वर्तमान में 30 से 40 लाख टन के सालाना के टेंडर निकले हुए कई सारी जगह पर, और सबसे ज्यादा जो स्टेट इसमें काम कर रहे हैं वो है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र इसके अंदर सबसे तेजी से काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर इसकी बाहर चल पड़ी है, नॉर्थ की साइड भी चल पड़ा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल पड़ा है, और साउथ के अंदर भी हम देख रहे हैं टेंडर निकलना चालू हो गए। तो मैं मान के चल सकता हूं कि आने वाले 5 से 7 साल इस पूरे सिस्टम के इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर दोस्तों मैं बहुत स्पेसिफिक बोलूं तो सन 2014 से आज 2025 को कंपेयर करूं और 2025 से 2035 को कंपेयर करूं तो आपको याद होगा 2024-14 के अंदर सोलर प्लांट जो थे, सोलर सिस्टम जो था, उसका कंट्रीब्यूशन पूरी पावर जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर 3% भी नहीं था, और आज उसका कंट्रीब्यूशन 20% के आसपास है। यानी टोटल जो पावर बन रही है उसके अंदर 20% पावर हमारी सोलर से बन रही है। इसी तरह से पवन चक्की, विंड मिल की बात करें, उसका कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं था और वो आज हो गया 10% हो गया है। जल प्रताप यानी कि हाइड्रो पावर जो थी वो थी हमारी 1%, और वो भी आज 10% पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये पिछला एक दशक जो हमने देखा ये था रिन्यूएबल यानी कि अपरंपरागत जो सोर्स है एनर्जी के उसके ऊपर था, और इस पूरे 10 साल के अंदर हमने
40% हमारी टोटल पावर की रिक्वायरमेंट है वो विंड से, सोलर से और हाइड्रो से जनरेट करने का पूरा प्रयास किया। और अभी भी हमारी जो टोटल पावर है उसका 50% जो है पावर वो हमारी कोयले से बन रही है दोस्तों। तो अब हमारा जो दशक है, अगला दशक जो है वो समर्पित रहेगा इस बायोमास से, यानी कि जो हमारा वेस्टेज है, फसल का अवशेष है, उससे हम कैसे पैलेट बना करके हमारी निर्भरता कोयले के ऊपर कम की जाए। दूसरा, हम कैसे इस बायोमास से गैस बना करके हमारे व्हीकल की जो मजबूरी है पेट्रोल डीजल के ऊपर, उसको हम सीएनजी पे शिफ्ट कर पाए। तो अगला जो दशक है उसके ऊपर है। इसीलिए आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले दशक में आप देखेंगे कि आमूलचूल परिवर्तन सरकार लेकर आ रही है पॉलिसीज के अंदर, काफी सब्सिडीज लेकर आ रही है। और अगर आप इस बिजनेस को अपनाते हैं, इस बिजनेस के अंदर आपको कहीं नहीं भागना है, इसका रॉ मटेरियल गांव से मिलेगा आपको, ना कोई ब्लिंकिट, ना कोई जेप्टो, ना कोई इंस्टामार्ट यूज करना दोस्तों, सिर्फ किसान से कॉन्टेक्ट करना है, किसानों को समूह बनाना है और उनके साथ काम करके आपको बायोमास खरीद के पैलेट में कन्वर्ट करके एनटीपीसी को देना है। ये सिस्टम चल पड़ेगा तो आप काम कर पड़ेंगे। एक चीज आपने पीछे देखी होगी कि एनटीपीसी आपको 4000 DCU का देता है 9 से 9.5 रुपए, क्योंकि एच कंटेंट वो बोलता है 15 से 20%, मॉइस्चर कंटेंट बोलता है 14% के आसपास हो। तो और एक और सिस्टम हम देखते हैं कि हमारे जो शहरी क्षेत्र है, अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र के अंदर अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो अमूमन जितनी भी इंडस्ट्रीज के उनके यहाँ दो काम होता है, या तो कोई बॉयलर जलता है ताकि कुकिंग हो पाए, या कोई फर्नेस जलती है जिससे कि माल को सेक पाए, बॉयलर या फर्नेस। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही केस में, यानी कि बॉयलर जब जल रहा है या स्टीम पैदा जब कर रहे हैं, तो भी कोई ना कोई फ्यूल जलता है और फर्नेस के अंदर भी फ्यूल जलता है। तो वो क्या फ्यूल है दोस्तों जो शहरी क्षेत्र में जलता है? तो वो फ्यूल है दोस्तों एलपीजी, सीएनजी और डीजल, एलडीओ जिसको बोलते हैं। एक फर्नेस ऑयल भी होता है जो आप थोड़ा सा लुक प्राय की तरफ है, लेकिन वो भी है। 4 फ्यूल होते हैं, एलपीजी, सीएनजी, डीजल और फर्नेस ऑयल, 2 लिक्विड 2 गैसेस। और ये आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज का लगभग 80% पोर्शन जो है इन सब ने घेरा हुआ है, क्योंकि ये चारों ही कंट्रोल्ड फ्यूल है, क्योंकि ये एक बर्नर में जलते हैं। जैसे ही आपका टेम्परेचर आता है वो बर्नर बंद हो जाता है, जैसे टेम्परेचर कम होता है बर्नर चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फ्यूल। और इंडस्ट्री के अंदर व्यवस्था थी कि कंट्रोल्ड फ्यूल के अंदर कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था, कोई भी इसका पर्याय नहीं था कि क्या किया जाए। लेकिन धन्य हो कि पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जब केंद्र और राज्य सरकार के अंदर फैक्ट्री सीलिंग के लिए झगड़ा हुआ, उस समय पर लोगों ने देखा कि सीलिंग क्यों हो रही है, कि पोल्यूशन की वजह से सीलिंग हो रही है दिल्ली एनसीआर के अंदर। दिल्ली एनसीआर जिसका हम बोलते हैं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल, बुलंदशहर, खुर्जा, बहादुरगढ़, मथुरा, कोशिकला, फरीदाबाद, पलवल, ये सब दिल्ली एनसीआर के अंदर देखते हैं। यहाँ जब झगड़ा हुआ तो उसका निष्कर्ष निकल कर आया कि भैया अपने अपने जो परंपरागत सोर्स हैं, अगर आप एलपीजी, सीएनजी, डीजल या फर्नेस ऑयल यूज कर रहे हैं, उसकी जगह जाइए पैलेट पे। और उस समय पे एक सिस्टम निकल कर आया, वो था पैलेट बर्नर। जी हाँ, जिस तरह से एलपीजी, सीएनजी के बर्नर होते हैं, गैस के या डीजल के बर्नर होते हैं, उसी तरह से पैलेट बनना चालू हो गया और लोगों ने लगाना चालू कर दिया पैलेट बर्नर। और पैलेट बर्नर से आप यकीन मानिए 1/3 कॉस्ट जो हमारे फ्यूल की कम हो गई। क्योंकि अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो 1 लीटर जब हमारा पेट्रोल, 1 लीटर हमारा जो डीजल जलता है या हमारी सीएनजी जलती है, सीएनजी डीजल की कीमत हो गई 90 रुपए, इससे एनर्जी मिलती है हमको 8800। और उतनी ही एनर्जी अगर आपको पैलेट से चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8800 डिवाइड बाय 4000 यानी 2.25 किलो पैलेट की आवश्यकता पड़ेगी। और 2.25 किलो पैलेट की जो कीमत हो गई दोस्तों, 2.25 किलो इंटू 12 रुपए, यानी कि हो गई लगभग 30 रुपए के आसपास हो गई। यानी कि जो काम हमारा 90 रुपए में हो रहा 30 रुपए में हो गया। इस तरह से एलपीजी की बात करें तो एलपीजी आती है 100 रुपए की, एनर्जी मिलती 12,000, 100 रुपए खर्च करके 12,000 एनर्जी। 12,000 एनर्जी हमको पैलेट से चाहिए हो तो लगभग 3 किलो पैलेट चलेगा। 3 किलो पैलेट की कीमत होगी 12 गुना 3, 36 रुपए, यानी जो काम 100 रुपए में 36 रुपए में हो जाएगा। मोटा मोटी देखा जाए तो 1/3 कॉस्ट के अंदर हमारा काम हो जाएगा अगर हम पैलेट जलाते हैं एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल की तरह की जगह पर। और इस तरह से धीरे धीरे एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं पैलेट बर्नर बेस्ड इंडस्ट्री। और आज शहरी क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे अपने अपने बेकरी ओवन, अपने अपनी पोहा प्लांट, चिवड़ा प्लांट, एल्यूमिनियम फर्नेस, लोहे के फर्नेस, बर्तन फैक्ट्री, जितने भी कुटीर और लघु उद्योग टाइप के जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब धीरे धीरे पैलेट बर्नर पाने लगी है। और सबका एक ही उद्देश्य है, किसी न किसी तरह से परंपरागत सोर्स से अपरंपरागत सोर्स की तरफ बढ़ा जाए, एक ऐसे वैकल्पिक सिस्टम की तरफ बढ़ा जाए जहां पर पॉल्यूशन कम हो, जहां पर हमारी डिपेंडेंसी सरकार पर कम हो, जहां पर अपना फ्यूल खुद बना पाए या आपस में ले पाए। और ऐसा सोर्स था पैलेट। दोस्तों मार्केट ने पैलेट को अच्छे से एक्सेप्ट किया, लेकिन यहां पर जो इसकी शर्तें थी वो अलग थी। ये कहते थे 4 से 4.5 जीसीबी हो वो तो ठीक है, लेकिन एच कंटेंट हो 3 से 4%, मॉइस्चर कंटेंट हो 6 से 7%। दो सिस्टम देखिए, एनटीपीसी कहता है कि जीसीबी 4000 लेकिन एच कंटेंट 14% हो, 15% से 20% हो, मॉइस्चर कंटेंट 14% हो, हम आपको देंगे 9 से 9.5 रुपए।
वहीं पर मार्केट बोलता है कि जीसीबी तो 4 से 4,500 हो, लेकिन ऐश कंटेंट 3 से 4% हो, वहां पर है 15 से 20%। और यहां पर मोर्चा कहता है कि 6 से 7% हो, वहां पर है 14%। तो हम आपको देंगे 12 से 13 रुपए, और यकीन मानिए 12 से 13 रुपए के अंदर आज बहुत धड़ल्ले से पैलेट बिक रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूं वर्तमान में दोस्तों, फैक्ट्री सीलिंग के बाद में जो दिल्ली एनसीआर का मार्केट है, जो मैंने आपको बताया, वो 2,500 टन पर डे का मार्केट पहुंच चुका है, और उसके सामने जो इनकमिंग आ रही है वो 600 टन पर डे की आ रही है। इसका मतलब बहुत संभावना है, और अभी भी दिल्ली एनसीआर के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक पैलेट पे शिफ्ट हुए हैं। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही क्रांति नहीं पहुंचने वाली दोस्तों, ये क्रांति जाएगी पूरे देश के अंदर। जितने बड़े महानगर हैं, जैसे पुणे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, गुवाहाटी, ये तमिलनाडु के बड़े शहर हो गया, हम हर शहर को देखें तो हर शहर इसकी चपेट में आ रहा है, क्योंकि सब पॉल्यूशन कम करना चाह रहे हैं, सब कार्बन एमिशन कम करना चाह रहे हैं, और इस तरह से लो कार्बन प्रोडक्ट यानी कि पैलेट की डिमांड काफी बढ़ने लगी है। और मैं मानता हूं कि आगे वाले 10 साल जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो क्या चीज है जिससे कि हम ऐसा पैलेट बना सकते हैं जिसके अंदर जीसीबी तो 4 से 4,500 हो, एच कंटेंट 3 से 4% हो, और मॉइस्चर कंटेंट 6 से 7% हो। तो वो प्रोडक्ट है दोस्तों वुड, लकड़ी, लकड़ी का पाउडर जिसको हम बोलते हैं सॉडस्ट, नेपियर, बैम्बू पाउडर यानी कि बैम्बू जो बैम्बू होता है ट्री, उसका बैम्बू पाउडर वो हो गया। और उसके बाद हम बात करें तो इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद कोकोनट शेल हो सकता है। इन सब से आप दोस्तों बेसिकली बना सकते हैं इससे। और इन सब के अंदर जो जीसीबी आएगी लगभग लगभग जो आएगी आपकी 4 से 4,500 जीसीबी इसके अंदर आएगी दोस्तों। इसीलिए पूरे भारत के अंदर अभी एक बड़ा सा युद्ध चल पड़ा है कि जो लोग शहर के पास में है वो शहर के अंदर लकड़ी, बैम्बू, नेपियर और पैन नीडल्स, इन सब से, मूंगफली भी एक हो गया इसके अंदर, इनसे पैलेट बना के सप्लाई कर सकते हैं। इसके केस में आपका प्लांट लगेगा शहर के अंदर ही, जहां पर आपको शहर का जो वेस्टेज है, जैसे कि लकड़ी का बुरादा हो गया, सॉडस्ट हो गई, या मूंगफली का छिलका जो कि मूंगफली इंडस्ट्री से आ रहा है, या कोकोनट सेल से बना सकते हैं, या पाइन नीडल्स, इन सबसे बना सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप गांव के अंदर मौजूद हैं या अगर एनटीपीसी को सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गांव के अंदर मौजूद बायोमास से पैलेट बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां से दोनों डिफरेंट समझ में आता है हमको कि हमको क्या क्या करना है। अगर हम गांव में मौजूद हैं या गांव से बेसिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, या हम पराली से पैलेट बनाएंगे तो हो जाएंगे एनटीपीसी को। और अगर हम शहर के आसपास या शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और हम शहर के रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाह रहे हैं तो हमें रेट भी अच्छी मिलेगी, 12 से 13 रुपए रेट मिलेगी। और ये सिस्टम पे हमको लकड़ी, बैम्बू, मूंगफली या फिर पाइन नीडल्स या फिर कोकोनट शेल ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो दोनों ही प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। लेकिन एक चीज और बताता हूं, एनटीपीसी कहता है हम पराली को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नेपियर को भी एक्सेप्ट करता है, बैम्बू को भी एक्सेप्ट करता है, कोकोनट को भी एक्सेप्ट करता है, मूंगफली को एक्सेप्ट करता है। लेकिन एनटीपीसी जो एक्सेप्ट नहीं करता है वो है वुड, यानी कि सॉडस्ट से बने हुए पैलेट को एनटीपीसी एक्सेप्ट नहीं करता है। बस इतना सा फर्क ध्यान रखिए दोस्तों। ये एक सेगमेंट हमने कंप्लीट किया। दूसरा सेगमेंट आता है कि इसका यूज कहां पर होगा, कहां कहां पर हम पैलेट को बेच सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया एनटीपीसी सबसे बड़ा ग्राहक, एनटीपीसी कहता है 3.5 करोड़ टन सालाना यानी 1 लाख टन पैलेट की आवश्यकता हमको पर डे है। और जितने भी तरह के आपके पास 500 तरह की पराली है उन सबसे पैलेट बनाइए। 3200 से लेकर के 3800 जीसीबी के अंदर जो भी पैलेट आप दीजिए, 4000 जीसीबी का हम आपको पेमेंट देंगे 957 रुपए, 3000 जीसीबी का हम आपको देंगे 7 से 7.25 रुपए। बड़ा ग्राहक 3.5 करोड़ टन के सामने 1 लाख टन पर डे की रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो 1% भी नहीं हो रही है, लंबा चलना है। दूसरा क्लाइंट हो गया दोस्तों, जैसे मैंने बताया शहरी क्षेत्र, जो कि मैंने बताया कि एक ओपन मार्केट जिसके अंदर जीसीबी चाहिए 4 से 4,500, एच कंटेंट चाहिए 3 से 4%, मॉइस्चर कंटेंट 6 से 7%। और ये मार्केट जो देखते हैं दोस्तों शहरी क्षेत्र का मार्केट वो है 1 से 1.5 करोड़ टन सालाना का मार्केट है। और इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट चलेंगे वो है लकड़ी, मूंगफली, बैम्बू, कोकोनट शेल या फिर पाइन नीडल्स, ये सब प्रोडक्ट चलेंगे जिससे कि आप पैलेट बना करके सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमको एच कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट का आंकड़ा लाना है। तीसरा मार्केट दोस्तों हो गया ऐसे पावर प्लांट जो कि प्राइवेट सेक्टर के, जैसा मैंने बताया एनटीपीसी के पावर प्लांट है। इसी तरह से आज की डेट में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ऐसे भी हैं जो अपने पावर प्लांट खुद लगा के बैठे हैं। आपने सुना होगा बॉलीवुड के बड़े जो हीरो होते हैं अपना याट या अपना जहाज कुछ रखते हैं। इस तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, पावर के लिए सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है। पहले तो सबसे पहले वो जो काम करते थे वो था टरबाइन लगाना, यानी कि पावर प्रोडक्शन खुद करना। और इसके लिए वो थर्मल प्लांट लगाते थे, छोटा जो होता था 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 8 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, 100 मेगावाट तक का। और एनटीपीसी के प्लांट होते हैं 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 600 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1200 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 1600 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 3200 मेगावाट, 4760 मेगावाट का सबसे बड़ा प्लांट, जो कि विंध्याचल का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। इस तरह से उनके सामने हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट छोटे होते थे, और प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट जो छोटे होते थे उनकी क्वांटिटी कम नहीं है। अकेले छत्तीसगढ़ के अंदर 300 पावर प्लांट ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के।
और इन सब की डिपेंडेंसी जो रहती थी वो थी इंपोर्टेड कोल के ऊपर, जो कि 18 रुपए के आसपास का आ रहा है, जिसकी जीसी मिल रही 4 से 4,500 के अंदर, 18 रुपए उसकी किलो की कीमत है। और उसके अंदर एश कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट 10% था। तो अभी प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट भी कहते हैं कि अगर आपके पास पैलेट है, 10% से नीचे ऐश है, मॉइस्चर कंटेंट है, जीसी भी 4 से 4,500 है, तो हम आपको 10 सवा 10 रुपए दे देंगे। हालांकि अभी तो हम कोल का 18 साढ़े 18 रुपए 16 रुपए दे रहे थे। अच्छा ग्राहक, बड़ा ग्राहक। पूरे देश के अंदर पावर सेक्टर के जो प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट है वो 1500 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट है। छत्तीसगढ़ के अंदर अकेले 300। चौथा ग्राहक हो गया दोस्तों हमारा सीमेंट प्लांट, क्योंकि सीमेंट प्लांट की दुखती हुई रग जो है वो ये है कि सीमेंट प्लांट कहते हैं कि भैया आप हमारा जो एक बैग लेते हैं तो 300 रुपए का आता है। आपको आश्चर्य होगा कि उसका 150 रुपए यानी आधी कीमत हमको इसको बनाने में लगने वाले फ्यूल में खर्च होती है, क्योंकि हमको इंपोर्टेड कोल यूटिलाइज करना पड़ता है और हमारे कोल की जो कीमत है वो सबसे ज्यादा है। और ऐसे सीमेंट प्लांट कहते हैं कि अगर आपके पास में बायोमास है और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट मान लीजिए 15% तक है, उसकी साइज जो है 8 से 10 mm की है, तो आपके पास जितना बायोमास है वो हमको दे दीजिए। और इस बायोमास की जो साइज रहेगी दोस्तों 50 से 60 लाख टन बायोमास की रिक्वायरमेंट हमारे पूरे देश के सीमेंट प्लांट की है। तो ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और पांचवा सिस्टम दोस्तों जो हमारा यूज करने का वो है फ्रेंचाइजी सिस्टम, यानी अगर आपके पास बायोमास है और अगर आपके पास जगह है तो करना कुछ नहीं, आपको अपनी जगह पर पैलेट प्लांट लगाइए। आपके पास में अडानी, अंबानी, सुनील भारती मित्तल, टाटा, सापुर जी, पानुल जी, या फिर आप कहें तो विप्रो, ऐसे ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आप तक पहुंचेंगे, आपको बायोमास देंगे, आपसे पैलेट लेंगे और इस बीच में आपका जो कन्वर्जन चार्जेस है बायोमास से पैलेट का वो आपको देंगे। तो दोस्तों ये भी सिस्टम वहां हो सकता है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखा कि 5 सिस्टम आप पैलेट को बेच सकते हैं। यहां पर हमारा आधा अभ्यास खत्म हो रहा है। अब सेकंड चैप्टर हमारा चालू होता है प्रोडक्शन, क्योंकि हमने प्रोक्यूरमेंट समझ लिया, कहां बेचिंग समझ लिया, अब आ गया हमारा कि कहां से प्रोडक्शन करेंगे, कैसे प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन के लिए दोस्तों मैं आपको ऐसा प्लान दिखाने जा रहा हूं जो कि वर्सेटाइल है, बहु जो प्रतिभा है उसके अंदर, मल्टीपर्पज प्लांट है वो दिखाने जा रहा हूं आपको। क्योंकि हम कहते हैं प्लांट ऐसा लगाइए जिससे आप किसी को भी पैलेट दे सकते हो, चाहे एनटीपीसी को देखा जाए या चाहे ओपन मार्केट दिया जाए, आप किसी को भी पैलेट दे पाए, ऐसा हमको प्लांट लगाना है। तो ऐसा प्लान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और इस प्लांट की खूबी है दोस्तों, ये ना केवल बायोमास से पैलेट बना सकता है बल्कि जो मैंने बताया आपको शहरी क्षेत्र के पैलेट वो भी बना सकता है। चलिए हम देखते हैं इस प्लांट को। तो दोस्तों इस प्लांट की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले प्रिपरेटरी सेक्शन से, ऐसे सेक्शन से जहां से कि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। और इसका सबसे पहला अंग होता है ये है शेडर मशीन। और शेडर मशीन में आप देख रहे हैं दो अपोजिट घूमती हुई शाफ्ट है। ये क्या करती है दोस्तों, आज की डेट में बायोमास को कोई भी खेत में ऐसे नहीं पटकता। पहले क्या होता था, पराली काटते थे और पराली को खेत में पटक देते थे या जला देते थे, लेकिन आज की डेट में पराली की बेल बन जाती है। क्योंकि अगर हम 1 एकड़ में देखा जाए और पराली को यूं पटक दें तो 500 टन भी पराली नहीं आएगी, लेकिन अगर हम उसको बेल बना देते हैं तो 1800 टन तक की पराली 1 एकड़ में आती है। इसीलिए अगर स्टोरेज की बात करें जाए तो 1 एकड़ के अंदर 1800 टन पराली लाने की आपको बेलिंग करनी पड़ती है। हमको करना कुछ नहीं दोस्तों, पराली की बेल को अगर हम यहाँ पर डालेंगे, शेडर के अंदर डालेंगे, यहाँ से जो इन दोनों रोटर के बीच में आएगा, तो ये पराली की बेल जो है 15 से लेकर के 40 mm तक की चिप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। चिप्स यहाँ से नीचे से निकल कर आ जाएगी। राइट, सबसे पहला अंग हो गया आपको चिपिंग करना, वो हमने कर लिया। अब मैंने कहा कि ये प्लांट वर्सेटाइल है, यानी इस प्लांट के अंदर हम बाकी सब चीजें भी बना सकते हैं। तो इसी प्लांट के अंदर दोस्तों हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया इसके अंदर चिपर मशीन, जो कि लकड़ी का बैम्बू का चिप्स बना सकती है। अगर आप देख पा रहे हैं ढंग से तो चिपर मशीन है जो कि लकड़ी का बैम्बू का चिप्स बना सकती है। ये भी हमने इसमें लगा दिया और चिप्स की साइज होगी 15 से 30 mm के आसपास की चिप्स की साइज होगी दोस्तों, यानी कि 1 से 1.5 इंच के आसपास चिप्स की साइज होगी। तो हमने दोनों काम कर दिए। अब यहां से जो चिप्स निकले दोस्तों उसको हम लेकर आते हैं हैमर मिल के अंदर। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हैमर मिल, ढंग से देखिए, ये हैमर मिल क्या करती है दोस्तों, जो पीछे चिप्स आए हैं जिनकी साइज 30 mm 40 mm तक की है, उसको कन्वर्ट कर देगी 6 से 8 mm के पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देगी, 6 से 8-10 mm के पाउडर कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि अगर पैलेट बनाना है तो उसके लिए सबसे जो आइडियल साइज है पाउडर की वो है 6 से 8 mm के पाउडर साइज की, सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो काम करेगी हैमर मिल। तो अगर आप हैमर मिल को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये हैमर मिल दिख रही है, इसके अंदर जाली होती है, उसके ऊपर रोटर होता है, और जब जाली रोटर के बीच में हमारा बायोमास आता है तो 6 से 8 mm 10 mm का पाउडर कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं साइक्लोन, जो कि मटर को आगे पहुंचाएगा, और ये इसके पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है इसका डस्ट कलेक्टर, जो कि डस्ट को कलेक्शन करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने शेडिंग कर लिया, चिपिंग कर लिया और हमने हैमरिंग कर लिया। ये दोनों प्रोसेस कॉमन है। इन केस ऑफ बायोमास आपको शेडिंग करनी है, इन केस ऑफ ओपन मार्केट लकड़ी हो, बैम्बू हो, तो आपको चिपिंग करनी है। दोनों काम कॉमन हो गए। उसके बाद आपको फिर इसको हैमरिंग करनी है। लेकिन क्या हो अगर हमारे बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 30% से ज्यादा हो, उस केस में हमारा हैमर मिल काम नहीं करेगा। उस केस में हमको बायोमास को करना पड़ेगा ड्राई, और ड्राई करने के लिए हमारे पास दोस्तों जो सिस्टम है, दो सिस्टम है। एक है फ्लैश टायर जो आप देख पा रहे हैं, ये ट्यूब नुमा जो आप देख पा रहे हैं फ्लैश टायर है, और दूसरा होता है रोटरी टायर का, देख रहे हैं ये रोटरी टायर होता है। दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो दोनों में भट्टी बनी हुई है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों का पर्पज भी अलग अलग है। कैसे करते हैं देखते हैं।
फ्लैश ड्रायर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, भट्टी के अंदर हम लकड़ी जलाते हैं या पैलेट जलाते हैं और इससे जो हॉट एयर पैदा होती है फैन सक करता है। ये हॉट एयर इस पूरी लाइन के अंदर चलती है, लगभग 150 डिग्री की हॉट एयर। जब यहां पर बायोमास को हम डालते हैं और ये बायोमास इसके साथ पूरा सफर करते हुए यहां तक निकलता है दोस्तों, इस दौरान 30% का बायोमास हमारा 10% तक पहुंच जाता है, 15% तक पहुंच जाता है। ये सब हमारे कंट्रोल में रहता है, हम कितना लाना चाहते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? इसके अंदर वही प्रोडक्ट चलेंगे जो कि हवा के साथ उड़ सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का बुरादा, नेपियर, पराली हो गया, या हम कहें गन्ना पत्ती हो गया, ये सब इसके अंदर चल सकता है। और ये सब चलाने के लिए हमको यूज करना है फ्लैश टायर। फ्लैश टायर के अंदर दोस्तों आपने देखा मटेरियल का जो मूवमेंट है वो हवा के साथ में, अगर देख पा रहे हैं हवा के साथ में मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए यहां पर कोई अलग फोर्स नहीं चाहिए, ओनली मटेरियल हवा के साथ उड़ता हुआ आएगा। फैन इंपॉर्टेंट है और हीटिंग इंपॉर्टेंट है, हीटिंग आपकी भट्टी के अंदर होगी। लेकिन क्या हो उन प्रोडक्ट का जो कि हवा से भारी है, यानी कि जो हवा के साथ उठ नहीं सकते हैं, उनके लिए हमको दोस्तों यूज करना पड़ता है रोटी डायर। अगर आप देख पा रहे हैं रोटी डायर में सीधे पीछे भट्टी है, या आप देख पा रहे हैं भट्टी, हॉट एयर वहां से भी ऐसी तैयार होगी, लेकिन यहाँ पर मटेरियल का मूवमेंट हवा के साथ नहीं होगा, यहाँ पर मटेरियल का मूवमेंट होगा ड्रम के साथ में, जो आप देख रहे हैं ड्रम के साथ में होगा। इसलिए ये सिस्टम जो होता है ये भी सेम तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर ड्रम के साथ में मटेरियल मूव करता है आगे, और मटेरियल आगे मूव करके जो आएगा वो आपका ठंडा हो जाएगा, या सॉरी उसके अंदर मॉइस्चर कम हो जाएगी। इस दौरान हॉट एयर से कॉन्टेक्ट में आती है। और ये सिस्टम जो है हेवी प्रोडक्ट जैसे लकड़ी का चिप्स हो गया, मस्टर्ड टूडी, कॉटन की टूडी हो गई, सोयाबीन की टूडी, उन सब के लिए काम है। साथ साथ ये लाइट वेट प्रोडक्ट के लिए भी है। इसलिए हम जब बोलते हैं कि आपको वर्सेटाइल प्लांट लगाना है तो आपको लगाना है रोटी टायर, और अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड प्लांट लगाना है, मान लीजिए पराली के लिए लगाना है तो आपको फ्लैश टायर लगाना है, नेपियर के लिए लगाना है तो फ्लैश टायर लगाना है, लकड़ी के बुरादे के लिए लगाना है फ्लैश टायर लगाना है, आपको बैम्बू के बुरादे के लिए लगाना है फ्लैश टायर लगाना है, मूंगफली के लिए लगाना है फ्लैश टायर लगाना है। राइट, चलिए तो हमने दोस्तों शेड कर लिया, चिप्स कर लिया, उसके बाद हमने उसको ग्राइंडिंग भी कर लिया, उसके बाद हमने कर लिया दोस्तों इसको ड्राई, और अब हमारी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आ गई लगभग 15%, जबकि हम बायोमास पे काम कर रहे हैं। और अगर हम कर रहे हैं ओपन मार्केट के लिए तो हमारी मॉइस्चर कंटेंट आ गई 8%। और अब ऐसे प्रोडक्ट को जो कि 6 से 8 mm साइज का है उसको हम लेते हैं पैलेट मशीन के अंदर। ये आप जो देख पा रहे हैं पैलेट मशीन है। इस पैलेट मशीन को बोलते हैं हम योलोंग पैलेट मशीन, YULONG, जो कि विश्व की सबसे विख्यात और चाइना की मशीन है। और चाइना के होने की वजह से दुर्भाग्य से लोग कहते हैं चाइनीज मशीन है, लेकिन विश्व की सबसे विख्यात मशीन है। और इस मशीन से हम 6, 8 और 10 mm, 12 mm के पैलेट बना सकते हैं, बायोमास के भी बना सकते हैं, और हम लकड़ी के बुरादे का, मूंगफली का भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको अलग अलग जगह पर यूटिलाइज करनी है, यानी कि मल्टी प्रोडक्ट करना है, तो मल्टी डाई रखनी पड़ेगी आपको, रोलर सेम रहेंगे, तो आप इस मशीन से बहुउपयोगी काम कर सकते हैं। और यहां से बना हुआ जो पैलेट है वो दोस्तों हमारा आता है ग्रेटर मशीन पे। इस ग्रेटर मशीन में जो पैलेट के अंदर डस्ट आई थी या पाउडर था वो हट जाएगा। उसके बाद हम लाते हैं इसको कूलर मशीन में, यहाँ पर हम पैलेट को ठंडा कर लेते हैं, और ये लास्ट है हमारा हॉपर, जहां पर हम पैलेट को पैक कर लेते हैं। दोस्तों लगभग 7 सिस्टम, शेडर, चिपर, हैमर, ड्रायर, पैलेट मशीन, ग्रेटर, कूलर मशीन और पैकिंग मशीन, इन 7 से 8 सिस्टम से हम किसी भी बायोमास से, लकड़ी के बुरादे से, मूंगफली के छिलके से, कैशू शेल से, कोकोनट शेल से, नेपियर से, इन सबसे पैलेट बना सकते हैं। लेकिन जो ये पैलेट बन रहा है दोस्तों ये है कोयले का रिप्लेसमेंट, ये कोयला नहीं है। ये कोयले का रिप्लेसमेंट कोयला नहीं है। और अगर आपको वास्तव में कोयला बनाना हो, अगर आपकी डिमांड ये हो कि हमको कोयले के सामने कोयला बनाना है, तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा टोरिफिकेशन। आपने कई बार सुना होगा टोरिफिकेशन क्या होता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये टोरिफिकेशन का सिस्टम जो है आपको रोटी ड्राई की तरह दिखेगा, लेकिन इसका मकसद है अलग। यहाँ पर प्रोडक्ट की फेज चेंज हो जाती है। बचपन में आपने अक्सर देखा होगा एक कढ़ाई के अंदर कोयले के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े को ले लिया जाए, नीचे कढ़ाई के अंदर आग लगा लिया जाए, तो कोयले के टुकड़े जो है, लकड़ी के टुकड़े जो है धीरे धीरे काले बनते जाते हैं। उसके साथ में कुछ लिक्विड निकलता है, कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो लकड़ी का टुकड़ा था, चिप्स था, वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। और कंट्रोल रूप से अनएरोबिक यानी बिना हवा के हो उसको बोलते हैं हम टोरिफिकेशन। और ये जो सिस्टम दोस्तों आप देख रहे हैं, टोरिफिकेशन सिस्टम है, जिसके अंदर हम किसी भी बायोमास को हम टोरिफाई कर सकते हैं। फायदे क्या होंगे? अगर हम 3200 जीसीबी की पराली को उसमें टोरिफाई करते हैं उसकी जीसीबी पहुंच जाएगी 4500 तक। अगर 3600 जीसीबी की मस्टर्ड यानी सरसों की टुकड़ी को उसमें टोरिफाई करते हैं उसकी जीसीबी पहुंच जाएगी 5200 से 5300। एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट जो 14-15% थी वो रह जाएगी 2 से 3% की। फायदा, लेकिन नुकसान ये है 1 टन बायोमास अगर डालते हैं तो 400 से 500 किलो हमको उसमें बायोमास का टोरिफाई को निकलता है। हालांकि रेट भी उतनी ज्यादा होती है, जहां पर नॉर्मल बायोमास का प्लेट 12 रुपए 13 रुपए के आसपास है, वहीं वो टोरिफाई बायोमास प्लेट आपका 19 से लेकर 22 रुपए तक होता है। लेकिन इस विषय पर अभी काफी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अभी एनटीपीसी की इसके टेंडर निकालने वाली है, लेकिन उससे पहले रेट के ऊपर काफी विचार विमर्श हो रहा है। इसीलिए अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, नहीं प्रोविक इंजीनियरिंग से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो हम आपको ऐसे टोरिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा इनेबल्ड प्लान हम आपको देंगे, आपके लेआउट के अंदर लग सकता है बाद में। ऐसा प्लान देने वाली कंपनी एकमात्र कंपनी प्रोविक है।
तो दोस्तों हमने ये समझ लिया कैसे माल बनेगा। अब देखते हैं माल के क्या क्या मॉडल है, यानी कि प्लांट के क्या क्या मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। तो प्लांट का दोस्तों हमारे पास 5 मॉडल है। पहला मॉडल है 500 किलो प्रति घंटा, दूसरा मॉडल है 1 टन प्रति आवर, तीसरा है 2 टन प्रति आवर, चौथा है 5 टन पर आवर और पांचवा है 10 टन पर आवर। 5 मॉडल अवेलेबल है, जिनको अगर 20 घंटे में देखा जाए 500 केजी पर आवर यानी कि 10 टन पर डे, 1 टन पर आवर यानी 20 टन पर डे, 2 टन पर आवर यानी 40 टन पर डे, 5 टन पर आवर मतलब 100 टन पर डे और 10 टन पर आवर तक 250 टन पर डे। इसको एक बार समझ लेते हैं। 500 केजी पर आवर यानी कि 10 टन पर डे। इस प्लांट के लिए जगह चाहिए आपको 4 से 7,000 स्क्वायर फीट की, बजट चाहिए 60 लाख रुपए का और पावर चाहिए 150 केवी। 1 टन पर आवर यानी कि 20 टन पर डे। इस प्लांट के लिए जगह चाहिए आपको 7 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट की, बजट चाहिए इसके लिए 90 लाख से 1 करोड़ रुपए का और इसके लिए पावर चाहिए आपको 200 केवीए। तीसरा प्लांट 2 टन पर आवर यानी कि 40 टन पर डे प्लांट। 2 टन पर आवर यानी 40 टन पर डे का प्लांट, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्लांट है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ओपन सेक्टर हो। इस प्लांट के लिए जगह चाहिए आपको 20,000 स्क्वायर फीट की यानी कि आधा एकड़। इसके लिए बजट चाहिए आपको 1.5 करोड़ रुपए का और इसके लिए पावर चाहिए आपको 400 केवीए की। अब दोस्तों हमने कहा मशीन का बजट तो हो गया 1.5 करोड़ रुपए का, शेड हो गया आपका 20,000 स्क्वायर फीट का। 20,000 स्क्वायर फीट का अगर हम देखा जाए तो अगर हम 500 रुपए स्क्वायर फीट से पकड़ते हैं तो हो गया 1 करोड़ रुपए। जो पावर है 400 केवी की वो हो गई 25 लाख की, यानी कि 1.25 करोड़ का हमारा सिस्टम हो गया। 1.5 करोड़ इधर हो गया, यानी कि अगर आप 2 टन पर आवर का प्लांट लगाना चाहते हैं सिस्टमेटिकली तो आपको 2.25 करोड़ रुपए का बजट लगेगा। ये इसको 2 करोड़ तक भी किया जा सकता है। मशीन के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा 2 से 2.25 करोड़ के बीच में बजट बैठेगा अगर 2 टन पर आवर का यानी 40 टन पर डे का प्लांट आपको लगाना है। मोस्ट डिमांडिंग प्लांट। दूसरा चौथा प्लांट हो गया 5 टन पर आवर का, जिसको बोलते हैं 100 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह चाहिए आपको 35,000 स्क्वायर फीट की यानी कि लगभग 1 एकड़ के बराबर। बजट चाहिए इसके लिए दोस्तों आपको लगभग 2.5 से 3 करोड़ का। पावर चाहिए इसके लिए 1000 केवीए पावर चाहिए इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा 100 टन पर डे का प्लांट। ये भी सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्लांट है एनटीपीसी के लिए। और पांचवा प्लांट हो गया 10 टन पर आवर का यानी कि 250 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह चाहिए आपको 40 से 60,000 स्क्वायर फीट की यानी कि 1.5 एकड़। इसके लिए बजट चाहिए आपको लगभग 5.5 से 6 करोड़ का। इसके लिए पावर चाहिए आपको दोस्तों लगभग 1500 केवी की। तो ये पांचों प्लांट में से कोई भी प्लांट में आप काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास बायोमास 20% मॉइस्चर से कम का आ रहा है और उसकी रेट 1.5 रुपया 2 रुपए किलो के आसपास आ रही है, तो उस बायोमास को पैलेट में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 3 रुपया। 3 रुपया जब आएगी तो उसके अंदर क्या होता है 3 रुपए के अंदर 1 से 1.25 रुपया होता है लाइट का, 50 पैसा होता है लेबर का, 30 पैसा होता है पूरे प्लांट की मेंटेनेंस का, जिसके अंदर रोलर डाई भी आ गया। उसके बाद 20 पैसा होता है लोडिंग अनलोडिंग का, 20 पैसा होता है मिसलेनियस खर्चे, 30 पैसा होता है आपका लोन के ऊपर इंटरेस्ट। इस तरह से 3 रुपए का खर्चा आता है। यानी अगर आपका बायोमास 20% मॉइस्चर का है और आपका 1.5 रुपए से 2 रुपए के बीच में आ रहा है तो 3 रुपए मिलाकर के आपके पास 5 रुपए के अंदर पैलेट बन के आएगा। वहीं पर अगर आपके बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, 30% 40% है, तो उसको ड्राई करने का भी खर्चा होता है। उसको 1.25 रुपए 1.5 रुपए के आसपास खर्चा जाता है ड्राई करने का। ऐसे केसेस में जो बायोमास आपका 1.5 रुपए का आ रहा है वो पहुंचेगा 3 रुपए में और उसको कन्वर्ट करने का जो चार्ज है वो 3 रुपए का फिक्स है। तो वो बायोमास का पैलेट जो आपका बनेगा 6 से 6.5 रुपए बनेगा। इसलिए दोस्तों अगर एनटीपीसी के साथ काम करना है तो आपको बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी आप काम कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। ये सारी बात तो गई बायोमास से बायोमास पैलेट के बारे में। मैंने जैसे बताया 3 अंग इस पूरे सिस्टम के हैं। प्रोक्यूरमेंट यानी माल की खरीदी वो मैंने आपको बता दिया, माल सेल क्या करेंगे वो बता दिया, माल बनेगा कैसे समझा दिया। दोस्तों मैं अब लास्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। ये पूरा सिस्टम दोस्तों आपने जो देखा बहुत आसान सा लगता है, लेकिन इसके अंदर हम चाहते हैं कि सरकार बहुत गंभीरता से काम करे, क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो प्रगति है बहुत कम है। सरकार चाहे तो 4 सिस्टम पे काम कर सकती है। सबसे पहला, गांव के अंदर जो एनए करवाने की बाध्यता है, एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर की बाध्यता है, उसको खत्म करे और उसको डिक्लेयर करे एग्रीकल्चर बिजनेस से, तो काफी बिजनेस आएगा। दूसरा, गांव के अंदर अगर प्लांट लगाते हैं, पॉल्यूशन की जो बाध्यता है 2 साल के लिए शिथिल कर दे, 2 साल के लिए फ्री छूट दे दे, तो काफी प्लांट लग सकते हैं। तीसरा, एआईएफ यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन प्लांट को लगाने के लिए जो लोन आ रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 10% की जगह 5.5% कर दे तो भी काफी प्लांट लगेंगे। और चौथा, सरकार चाहे तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे आपका खेती में इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर 5% जीएसटी होती है, इसी तरह से इन प्लांट के ऊपर जीएसटी अगर 5% डिक्लेयर कर दे तो आपकी 13% जीएसटी सेव होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में 18% जीएसटी है। तो चारों सिस्टम में सरकार काम कर रही है। हमारी अपील भी है और हमारी कंपनी यानी प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड समय समय पर विसल ब्लोअर यानी कि सीटी बजाने का काम करती है। सीटी बजा कर सरकार को, सोती सरकार को जगाने का काम करती है। लेकिन सरकार जब जागी तब जागेगी। बहरहाल आप सबको मेरा ये जो संबोधन है बायोमास के ऊपर काफी पसंद आया होगा, लेकिन ये एक समय की बाध्यता थी जिसमें मैंने 30 मिनट के अंदर इसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन के अंदर कोई क्वेरी है तो मेरे नंबर 7073642737
7073642737 7073642737 इस नंबर पर आप हमें मॉर्निंग 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक बात कर सकते हैं और हमारी कोटा, पुणे, गुवाहाटी किसी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड। अब आपके प्रश्न